जी डियर स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से कुछ बेसिक बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो हमारा ये लेक्चर जो है ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है और इसमें कुछ डिटेल में मैं आपको ज़रा बताऊंगा। ठीक है, चूँकि लेक्चर के दौरान जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की ज़रूरत कब पेश आती है? जब आपके पास जो कैश बुक है आपकी, जो अकाउंटेंट बना रहा है, प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट है, ठीक है, वो बनाता है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय बैंक। तो ये दो बातें याद रखिए, जब इनका बैलेंस सेम ना हो, ठीक है, मसलन ये जो आपके पास कैश बुक है और आपके पास बैंक बुक है, यानी बैंक स्टेटमेंट है, जब इनका बैलेंस सेम ना हो, इफ बैलेंस इज नॉट सेम, तो फिर आप बनाते हैं देन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक हो क्या जी? अब कुछ बेसिक बातें हैं उनका ध्यान रखना है। बैलेंसेस का हमारे पास जो बैलेंसेस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बैलेंसेस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग बैलेंसेस, उसमें दो बुक्स हैं, कैश बुक है, ठीक है, और पासबुक है यानी बैंक स्टेटमेंट है। याद रखें कि कैश बुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो आपके पास डेबिट होता है। डेबिट बैलेंस फेवरेबल है और अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है जबकि अनफेवरेबल डेबिट होता है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इस्तेमाल होगा, यानी ये फेवरेबल बैलेंस के लिए और ये जो है अनफेवरेबल बैलेंस के लिए, तो रिवर्स होते हैं ये। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इन दोनों के बैलेंसेस, कैश बुक का फेवरेबल डेबिट होता है, कैश बुक का अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है जबकि बैंक स्टेटमेंट का अनफेवरेबल यानी नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। तो रिवर्स है, ये मिरर इफेक्ट है इनके बैलेंसेस में। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, यानी एटलेस किन चीज़ों को करना है। वैसे तो कॉन्सेप्ट सेम करते हैं, ज़्यादातर एटलेस से भी हम करते हैं। तो एटलेस जो है उसके तहत आप किस तरह से कौन से आइटम्स को ऐड करेंगे, कौन से आइटम्स को लेस करेंगे, इन पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं नेक्स्ट शीट पे आता हूँ। ठीक है, अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले, चूँकि मैंने आपको बताया कि चार तरह के बैलेंसेस आप देख सकते हैं। कैश बुक के दो बैलेंस, यानी एक फेवरेबल होता है एक अनफेवरेबल। इस तरह बैंक स्टेटमेंट का भी एक फेवरेबल बैलेंस होता है एक अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कह ले या लेजर रिकॉर्ड कह ले, एक ही बात है। ठीक है, और कुछ ना बताया हो। ठीक है, नॉट स्टेटेड लिखा, नॉट स्टेटेड मीन्स के कुछ ना बताया हो या डेबिट लिखा हो। ठीक है, या जो है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो। तो एक तो ये बात है, इस तरह से भी बैलेंस आ सकता है। दूसरा ये है कि आपको बैलेंस इस तरह भी लिखा आ सकता है, बैलेंस एज पर कैश बुक और या लेजर रिकॉर्ड। आपको कह सकता है कि ये बैलेंस या बता दिया जाए क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ठीक है, तो
या ओवरड्रॉन या फिर नेगेटिव लिखा हो, ठीक है। सो इनका मतलब है कि ये कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है। तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस भी सवाल में आ सकता है, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। इसी तरह से आपको सवाल में बैलेंस पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट का भी आ सकता है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और ये बैलेंस या तो कुछ ना बताया हो कि कौन सा है, बस बैलेंस की अमाउंट लिखी हो, या फिर आपको बता दिया जाए कि ये डेबिट है, ठीक है। या यूं कह दें कि हम इसको डेबिट ही ले चलते हैं, ऊपर भी हमने डेबिट लिखा है, लेट्स से डेबिट डेबिट बैलेंस हो या ओवरड्राफ्ट हो। तो जो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है ना, ये नेगेटिव बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्रॉन बैलेंस हो, ठीक है, या नेगेटिव बैलेंस हो। इस तरह से सवाल में आपको ये बैलेंस भी आ सकता है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इसमें आपको कुछ भी ना बताओ कि कौन सा बैलेंस है, बस अमाउंट लिखी हो, या फिर आपको क्रेडिट बैलेंस कह दिया हो। तो इन सब का मतलब फेवरेबल बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है। अब जो बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली वो क्या है कि ये चार तरह से आपको बैलेंस सवाल में नजर आएगा, ठीक है। कैश बुक के भी दो बैलेंस होते हैं, इनमें से कोई एक आपको नजर आ जाएगा, या बैंक स्टेटमेंट के भी दो बैलेंस होते हैं, इनमें से भी आपको कोई एक नजर आ जाएगा। तो आप किसी भी बैलेंस से स्टार्ट ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर बैलेंस से स्टार्ट लें, जो बैलेंस आपको सवाल में बताया आप उससे स्टार्ट ले लें। अगर दोनों बता दिए, पासबुक का भी है कैश बुक का भी है, तो जिससे मर्जी आप स्टार्ट ले लें। तो अब कौन सी आइटम्स ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऐड होने वाली आइटम्स के बारे में, ठीक है, कि ऐड किसे करना है आपने और लेस किसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं बताया तो डेबिट ही दिया जाता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक वाली आइटम है या अर्नड बाय बैंक वाली आइटम है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्नड, ये दोनों नाम आ सकते हैं, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर लिखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया आपके बिहाफ पे, ऐड कर देना है। ये आइटम्स किस में ऐड होंगी, बेसिकली कैश बुक के जो भी बैलेंस सवाल में आपको बताया होगा, जितनी अमाउंट बताई हुई उसमें इन आइटम्स को ऐड करते जाना है, इनकी अमाउंट्स को। इसी तरह से नेक्स्ट आप ऐड क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। अगर कोई आपका कस्टमर उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया आपके अकाउंट में कोई पैसा, तो वो आप ऐड करेंगे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, ठीक है जी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर अकाउंट, यानी किसी और अकाउंट से आपने अपने करंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे, तो वो भी आप ऐड करेंगे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में। इस तरह अगर कोई आपसे कहा जाए कि रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक है, यानी बैंक वाले ने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, तो उसको भी आपने ऐड करना है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी अमाउंट्स हैं, कुछ ऐसे चेक्स हैं जो आपने इशू किए थे और उनकी पेमेंट नहीं हो सकी, यानी फॉर एग्जांपल आपने चेक्स अपने वेंडर को दिए थे, क्रेडिटर्स को दिए थे, और वो चेक्स लेके बैंक गए ही नहीं, तो ज़ाहिर बैंक ने पेमेंट नहीं की होगी, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग चेक्स जो होंगे उनको भी आपने क्या करना है, ऐड करना है कैश बुक के डेबिट बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग चेक्स, अमेरिकन चेक्स इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में चेक्स के स्पेलिंग ये होते हैं। और या फिर नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, तो ब्रिटिश में आप ऐसे लिखेंगे, फाइन। अच्छा जी, सो इनको भी आप ऐड करेंगे, तो ये चीज़ें ऐड होंगी आपकी, ठीक हो गया। अब लेस होने वाली चीज़ें कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो
जो चीज़ें लेस करनी है, एक तो बैंक चार्जेस, डेबिटेड बाय बैंक, यानी अगर बैंक ने कोई चार्जेस काटे हैं तो आप लेस कर देंगे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, ठीक है। इसी तरह से यानी लेजर का रिकॉर्ड जो बैलेंस डेबिट है उसमें से लेस होते हैं ये। इसी तरह से इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक वाले ने इंटरेस्ट काट लिया है ओवरड्राफ्ट के ऊपर, ठीक है, वो भी लेस करेंगे आप। इसी तरह से नॉट सफिशिएंट फंड चेक या डिसऑनर्ड चेक, इसको भी आप लेस करेंगे अगर आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स, यानी अगर कोई आपने बैंक को अहकाम दिए हुए थे कि आपके अकाउंट से कुछ पेमेंट्स करता जाए तो उनको भी आप लेस करेंगे पेड बाय बैंक, तो ये भी लेस हो जाएंगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कोई आउट स्टेशन चेक है, ठीक है, तो आउट स्टेशन चेक के चार्जेस अगर बैंक ने काटे क्लियर करने के लिए, तो इनको भी आपने क्या करना है, लेस कर देना है। इसी तरह से हाँ, बैंक सर्विस चार्जेस भी आप लिख सकते हैं ऊपर, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक की तरह। इस तरह कुछ चेक्स आपने जमा कराए होंगे बैंक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जब आई उस वक्त तक वो आपके अकाउंट में जो है वो उसके पैसे नहीं है, प्रोसेसिंग में थे। तो डिपॉजिट एंड ट्रांजिट जो चेक्स होते हैं आपके, ठीक है, वो, या फिर आप उनको कह लें कि कलेक्टेड चेक्स है, अनकलेक्टेड चेक्स है, या नॉट क्लियर्ड चेक्स हैं, कि ये इस नाम से भी हो सकते हैं, या फिर चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, नाम से भी हो सकते हैं। तो इनको लेस करना है। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक अगर है तो इसको ऐड कर देना है, ठीक है जी। सॉरी, इसको भी लेस करना है रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक को। और कोई ओमिटेड चेक्स हैं, ऐसे चेक्स जो भिजवाना भूल गए आप बैंक, ओमिटेड चेक्स, तो इनको भी आपने लेस करना है, ठीक है। तो ये जो आइटम्स मैंने लिखी हैं, कुछ आइटम्स ऐड होंगी कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, लेजर रिकॉर्ड में, और ये वाली आइटम्स जो हैं अगर सामने आ जाए सवाल में तो इनको आपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस में से क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अब ये तो हो गए डेबिट बैलेंस के लिहाज से। क्रेडिट बैलेंस के लिहाज से कैसे करेंगे, तो सिंपली याद रखें कि जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस सवाल में दिया जाए तो करना क्या है कि जस्ट जो रूल्स आपने ये वाले याद किए हैं इनका रिवर्सल करना है आपने, ठीक है। इन सारे रूल्स का आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी अपोजिट साइंस के साथ, यानी रिवर्स द साइंस। इसका मतलब ये है कि जो इधर ऐड हो रहे हैं कैश बुक के डेबिट में आइटम्स, वो इधर कैश बुक के क्रेडिट में से लेस हो जाएंगी, और जो कैश बुक के डेबिट बैलेंस में ये आइटम्स लेस हो रही हैं वो इधर जाके कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस में ऐड हो जाएंगी, यानी साइन रिवर्स करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको सवाल में दिया जाए डेबिट या ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन, तो फिर क्या करना है, उसको भी देख लें। फिर करना ये है कि जब ये बैलेंस हो तो सेम जो ऊपर वाले रूल्स हैं सेम वही नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम यही रूल्स होंगे, यानी जो चीज़ें आपके पास ऐड हो रही हैं, जो आइटम्स ऐड हो रही हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, वो यहाँ पे भी ऐड होंगी। जो आइटम्स लेस हो रही हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, वो यहाँ पे भी लेस होंगी। इसी तरह से अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए या कोई ना बताया जाए, बस अमाउंट लिख दी जाए क्रेडिट बैलेंस, जो कि फेवरेबल होता है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, तो अगर ये बैलेंस दे दिया जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल रिवर्स साइंस, ठीक है।
यानी यहाँ से देखिए मैं रोल आया, उसका मतलब जो कैश बुक के डेबिट के रूल्स हैं, ठीक है, उसका रिवर्स साइन कर दें तो वो आपके पास कैश बुक के पासबुक के क्रेडिट के रूल्स आ जाएंगे, या अगर ऐसे देखेंगे ऊपर से तो सेम आ जाएंगे, कैश बुक की क्रेडिट और पासबुक की क्रेडिट के सेम रूल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हिस्सा आप याद कर लें, बाकी साइन रिवर्स करने हैं, वो कब करने हैं वो आपको पता है, बैलेंस चेंज होगा तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, बैलेंस सेम रहेगा कैश बुक और पासबुक का तो साइन भी आपके पास सेम होंगे, ठीक है, सेम ट्रीटमेंट होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, और उसके बाद प्रैक्टिस आपने करनी है क्वेश्चंस की, जहाँ से नहीं समझ आएगा, जैसे एक एग्जाम्पल हमने सवाल में की थी, उसको आपने देखा, और हम कोशिश करते हैं कि उस एग्जाम्पल से मैं आपको दोबारा एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो परफॉर्म करके दिखा दूँ, तो मैं आपको भी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बताता हूँ कैसे आपने करनी है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर उसी सवाल को मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो हम चलते हैं और सवाल की तरफ। एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से मुताल्लिक। फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसमें आप देखें कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है सीमेंस कंपनी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ जुलाई 31 के लिए, यानी इसका तरीका ये होगा कि शीट 3 पे कर रहा हूँ काम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीमेंस कंपनी, ठीक है, और मैं बनाने लगा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैं बनाऊंगा एस ऑन जुलाई 31, और जो आगे ईयर अगर कोई लिखा हुआ है 2000 जो भी ईयर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है अब मैं देखूंगा सवाल में मेरे पास मालूमात क्या दी गई है, तो सवाल पे चलते हैं और देखते हैं क्या मालूमात हैं। तो इसमें देखिए इसने आपको दोनों बैलेंसेस दे दी, कह रहा जुलाई 31 पे बैंक स्टेटमेंट इंडिकेटेड अ बैलेंस ऑफ 9610 एंड कैश जनरल लेजर अकाउंट ऑन डेट शोज बैलेंस ऑफ 7430। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है, तो बैंक स्टेटमेंट का कोई बैलेंस ना बताया जाए तो उसे क्रेडिट बैलेंस ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर लेजर अकाउंट की कैश जो बुक है आपका उसका कोई बैलेंस ना बताया जाए, अमाउंट लिखी हो, तो वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। सो दिस इज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो इन दोनों में से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। लेट से हम इसको कैश बैलेंस के थ्रू लेके चलते हैं, अगर हम कैश बैलेंस के थ्रू चलेंगे तो जो बैलेंस फाइनल आएगा वो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का होगा, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेके चलेंगे तो फाइनल बैलेंस जो आएगा वो कैश बुक का होगा। तो हम कैश बुक से स्टार्ट ले लेते हैं 7430, कुछ नहीं बताया कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, तो हम एज्यूम करेंगे दिस इज डेबिट बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। सो या लेजर रिकॉर्ड जो भी है, आपको पता है कि ये डेबिट बैलेंस इसने हमें बताया है, दिस इज डेबिट बैलेंस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो डेबिट ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और कितनी अमाउंट है इसकी, 7430, चेक कर लेते हैं, 7430, ठीक है जी। सो हम लिखेंगे 7430। और आपको पता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, तो मैंने भी आपको बताया कि कौन सी अमाउंट्स जो हैं वो कौन सी आइटम्स ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है, ठीक है जी। सो हम चलते हैं और आइटम्स की तरफ। अब कैश बुक से स्टार्ट ले लिए, और फाइनली जो हमारा बैलेंस आएगा वो बैंक स्टेटमेंट के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग चेक्स नॉट प्रेजेंटेड चेक्स कहते हैं, आपको पता है नॉट प्रेजेंटेड चेक्स जो हैं ये कैश बुक के डेबिट बैलेंस में ऐड होते हैं रूल के मुताबिक। तो 2417 ये ऐड होंगे, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग चेक्स। तो ऐड कर रहे हैं आप किन को, आउटस्टैंडिंग चेक्स को, इसकी अमाउंट है 417, ठीक है, ये ऐड होंगे। इसके अलावा हमारा फोकस चूंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही है, हम उसके लिहाज से देखेंगे। इसकी बात कर रहे हैं 500 का चेक मेल किया था बैंक को डिपॉजिट के लिए, लेकिन वो बैंक नहीं पहुंच सका उस डेट के ऊपर, तो इट मीन्स के हाँ डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, यानी चेक भिजवाया था कलेक्शन के लिए लेकिन कलेक्ट नहीं हो सका, नॉट कलेक्ट चेक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट है। तो कैश बुक का जब डेबिट बैलेंस होता है तो आप क्या करते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट वाले जो चेक्स होते हैं उनको लेस करते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे था डिपॉजिट इन ट्रांजिट चेक्स लेस करने आपने कैश बुक के डेबिट बैलेंस में से, तो 500 की अमाउंट है, ठीक है, तो हम डिपॉजिट इन ट्रांजिट में लेस करेंगे। तो मैं लेस का ज़रा थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूँ ताकि जो ऐड होने वाले एक जगह ऊपर आ जाए, लेस वाले एक जगह नीचे आ जाए। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट है जी आपका, अनकलेक्टेड चेक है, ठीक है, और ये है 500 के, ये लेस होने 500, ठीक है जी। इसके बाद वापस चलते हैं सवाल पे, और इसमें देखते हैं मजीद आइटम्स क्या हैं। The bank returned a customer NSF check, not sufficient funds check, 225. Receive as payment on account receivable, यानी रिटर्न डिसऑनर्ड चेक था, कस्टमर ने आपको दिया था, नॉट सफिशिएंट फंड्स हैं, डिसऑनर हो गया है। तो डिसऑनर चेक का भी हमने डिस्कस किया कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके आप चल रहे हैं तो आप उसमें से क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो हम लेस करते हैं एनएसएफ चेक, ठीक है, और ये 225 के हैं, लेस हो जाएंगे, फाइन, ओके जी। इसके बाद देखिए कह रहे हैं द बैंक स्टेटमेंट शोड $30 इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द जुलाई, इंटरेस्ट अर्न हुआ है। इंटरेस्ट अर्न मैंने बताया था आपको कि कैश बुक के डेबिट बैलेंस में ऐड करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट अर्न जो आपने किया है आपके अकाउंट में आया है वो ऐड होगा, लिहाजा $30 इंटरेस्ट अर्न ऐड किया जाएगा कैश बुक के डेबिट बैलेंस में, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके हम चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट अर्न कितने इंटरेस्ट अर्न किए $30 का, ये ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद सवाल पे आते हैं दोबारा, वो कह रहा है चेक नंबर 781 फॉर सप्लाईज एक्सपेंस क्लियर्ड द बैंक फॉर $268 बट वाज एररनेसली रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स 240। अच्छा, ये जो एरर्स होंगे इनको आपने खुद से जस्टिफाई करना है। कह रहा है कि आपने बुक में 240 सिर्फ लिखा है, हालांकि बैंक ने इस चेक को क्लियर किया 268 पे। इसका मतलब आपने अपने पास अपनी कैश बुक में कम लिखा है ना, इसको $28 से गैप ले लें, 268 माइनस 240, $28 का गैप है। तो इसका मतलब आपको $28 यानी 268 पूरा लिखना चाहिए था, कैश बुक में आपने 240 लिखा है सिर्फ, तो $28 कम लिखा है, और जाहिर है कि एक्सपेंस हुआ है आपका, तो इसका मतलब $28 एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया आपने। तो एक्सपेंस है, जाहिर है कैश बुक के डेबिट बैलेंस में से माइनस होगा, जो पेमेंट जाएगी एक्सपेंस होगा, माइनस करना है। लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे जो एरर आया आपके पास, एरर इन पेमेंट रिकॉर्डिंग, वो कितना आया है, पेमेंट है आपकी 268 की, ठीक है, और 240 आपने रिकॉर्ड किया हो, तो इसका मतलब $28 से आपका फ़र्क आ रहा है, तो $28 मजीद माइनस करेंगे कैश रिकॉर्ड में, क्योंकि आपने कम रिकॉर्ड किया था कैश बुक में, तो 28 आपने माइनस कर दिया। इसी तरह से फर्दर इसने कहा है कि 486 का डिपॉजिट बैंक में कंपनी, कोई और कंपनी उसने डिपॉजिट कराया था, वॉज एररनेसली क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया, यानी हमारा अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक हो गया, यानी गलती से इजाफा हो गया हमारे अकाउंट में। तो रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक अगर हो तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस अगर हो तो उसमें ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, और ये कितनी अमाउंट है इसकी, 486 है, तो 486 से करेंगे, ठीक है। तो 486 से हम रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक को ऐड करेंगे 486, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। मजीद देखते हैं सवाल में,
तो ये बातें आ गई, बस उसके बाद रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अब आते हैं और सवाल पे और शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशंस करना। मैंने आपको याद रखिएगा, मैंने बताया था इस बैलेंस से शुरू करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ऐड और लेस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर बैलेंस एज पर बैंक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐड किस किस ने होना है, ये जमा, तो ये अमाउंट्स ऐड हो रही है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद लेस हो रही है, कौन कौन सी अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट। ठीक है, जैसे मैंने इसको टोटल किया तो आपने देखा कि इसमें आंसर है 9610। सो दिस इज आर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो हमारे पास आया है। देख सकते हैं, ये मैं दोबारा आपको सवाल में दिखाता हूँ, उसने हमें बैंक स्टेटमेंट का क्या बैलेंस दिया था। ये देखें, बैंक स्टेटमेंट को उसने बैलेंस दिया था 9610। तो आप देखें कि हमारे पास यही बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 9610। ठीक है, सो कुछ नहीं बताया तो क्रेडिट बैलेंस होता है, जब कुछ ना बताया तो सो ये आपके पास जो है सवाल आपका इस तरह से हल हुआ है। तो बैंक का फेवरेबल बैलेंस वैसे भी क्रेडिट होता है, तो प्लस में आया आंसर तो क्रेडिट ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और सवाल आपकी बुक में है, मैं भी आपको बता दूंगा, वो आपने प्रैक्टिस भी करने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।